गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक। आपने देखो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक जो है, इस फर्स्ट बुक के भैया मैं आपको सभी चैप्टर के बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध करा चुका हूं। आज अपने स्टार्ट करेंगे सेकेंड बुक। अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकेंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है भैया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उस चैप्टर के अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो इस बार यानी 2023 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भैया अपने इस बार पहले चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो कितने अंक का आएगा, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अब वो 4 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने कर रहे हैं। या ये कह दूं मैं आपको कि आप तो बस इन 5 क्वेश्चनों को तैयार कर लो, बाकी इस चैप्टर से आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और 5 में भी देखो मैंने यहाँ पे 2 तो ये रहे, 1 ये रहा, इन 3 को तैयार कर लो। 99.99% भैया 0.1 में छोड़ रहा हूं क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है, बाकी मान के चलो इन क्वेश्चनों से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा फर्स्ट चैप्टर से। क्लियर है। अब अपने इन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। देखो फर्स्ट चैप्टर मेरा आपको पढ़ाया हुआ है अच्छी तरह से, आपको नोट्स लिखाए हुए हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं मोटा मोटा इनका आंसर बताऊंगा क्योंकि अपना जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो ये है कि आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा सके। क्योंकि हर बच्चे की एक थ्योरी अलग अलग होती है। कोई बच्चा किताब से याद करता है, कोई पासबुक से याद करता है, कोई नोट से याद करता है, वो सबकी अलग अलग थ्योरी है। ठीक है, इसलिए मेरा मकसद है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना कि आप बस इनको मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं भैया कि हाँ इस प्रकार से आपको ये रास्ता वहां ले जाएगा। चलने का काम आपका है, मेरा काम है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना। और मैं उपलब्ध करा रहा हूं वहां पर आपको किसी प्रकार की इनमें किसी प्रकार की किंतु परंतु किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखो कई बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर मेरे को 80% बनाने हैं, सर मेरे को 90% बनाने हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे पढ़ूं। देखो बड़ा सीधी सी बात है, 80% 90% कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई दुकान पे मिलते और जाके अपने कह दे कि भाई साहब हमें 80% दो, कोई 90% दो। इसका सीधा सा तरीका है आपकी मेहनत, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये सोच रहे हो गुरुजी मैं शॉर्टकट लगा लूं, मोस्ट क्वेश्चन भी भैया मैं आपको बता रहा हूं तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी है कि हाँ सर ने मोस्ट क्वेश्चन बता दिया बस अब मेरे नंबर आ जाएंगे। इनको आप तैयार करो। कई बार क्या होता है बच्चे को, जैसे मान लो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और आएगा इन्हीं क्वेश्चनों में से, और जहां तक मेरा मानना है पहला दूसरा या हैदराबाद रियासत इन्हीं में से आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको इतना बता दिया 4 नंबर का आएगा, लेकिन फिर भी क्या होता है बच्चे के इस क्वेश्चन में नंबर आते हैं 2, 2.5, 3। क्यों? फिर बच्चा कहता है गुरुजी मैं तो सारो ही लिखियो, पूरे ही लिखियो। भैया वहां पे आपकी कई चीजें नोट की हो जाती है, आपकी राइटिंग देखी जाती है, आपका उत्तर देने का तरीका देखा जाता है, आपके वर्ड देखे जाते हैं, आप पासबुक के उत्तर लिख रहे हो, बुक के उत्तर लिख रहे हो, सारी चीजों का वहां पे फर्क पड़ता है। ठीक है, और फिर एग्जामिनर आपको नंबर देता है। इसका एक अलग से अपने वीडियो बनाएंगे, आपको किस प्रकार से आंसर देने हैं, क्या करना है, उसकी चर्चा अपने 1-2 दिन में एक अलग वीडियो बना के मैं करूंगा। तो अब यहां पे अपने स्टार्ट करते हैं भैया पहला क्वेश्चन। देखो स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां थी उल्लेख कीजिए। भैया आपको सबको पता है जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां आई थी, 3 चुनौतियां आई थी। पहली चुनौती थी लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की। ठीक है, एकता के सूत्र में क्यों? क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था भैया भारत एक बड़ा देश था, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर विभिन्न धर्मों को बोलने वाले, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। ठीक है, तो इन सभी लोगों को एक करने की चुनौती। ठीक है, दूसरी थी लोकतंत्र कायम करने की, और तीसरी चुनौती थी देश का आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास भी कैसा? समान रूप से सभी लोगों का समान रूप से विकास। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को फायदा हो जाए और गरीब के गरीब पड़े रहे। ठीक है, तो ये 3 चुनौतियां थी। मोटा मोटा मैं आपको यहां पे आंसर बता रहा हूं, डिटेल से आपको अपने स्तर पे याद करना है। आप चाहो तो बुक से याद कर सकते हो, चाहो तो अपने जो नोट्स है वहां से याद कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है भैया आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा किस प्रकार मिला, स्पष्ट कीजिए। मतलब आंध्र प्रदेश कैसे बना था भैया। देखो आंध्र प्रदेश की बात करें भैया,
आपने नाम सुना हो मद्रास, जिसको वर्तमान में अपने तमिलनाडु बोलते हैं, ठीक है। इस मद्रास में देखो प्राचीन समय में अपने कर्नाटक भी था, कि केरल का कुछ हिस्सा भी था, आंध्र प्रदेश भी था, ये कई जो वर्तमान में राज्य हैं उनसे मिलकर बना था ये मद्रास। तो यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के लोग रहते थे और उनमें धीरे धीरे क्या हो गया, टकराव हो गया। तो जो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं, ठीक है, या जो भाषाएं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, उनमें जब टकराव हो गया तो पोटी श्रीरामुलु जो थे उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है एक अलग राज्य की मांग की, कि हमें एक अलग राज्य दिया जाए। और ऐसा करने से सरकार ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तब पोटी श्रीरामुलु जो है उन्होंने अक्टूबर 1952 में भी ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। और भूख हड़ताल में बैठने के बाद में लगभग इन्होंने 56 दिनों तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। और 56 दिन के बाद में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु होने के साथ में ही भैया वहाँ पर हिंसा, दंगे वगैरह, उपद्रव वगैरह, एक प्रकार से मारपीट का माहौल कायम हो गया था। तब दिसंबर 1952 में भारत सरकार, या आपने कहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1952 में भारत का पहला राज्य बनाया था भाषा के आधार पे, और वह कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मोटा मोटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, डिटेल से आप अपने स्तर पे याद कर लें। तीसरा भी, भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का उल्लेख कीजिए। देखो, या तो ये प्रश्न ऐसे आएगा आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अपने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, ठीक है, जिन्होंने भारत के एकीकरण का जिम्मा उठाया था, भारत के एकीकरण का, उनको जनक कहते, पिता कहते। अब या तो आपको सीधा पूछ लेगा कि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का उल्लेख कीजिए, तब तो आपको हैदराबाद है, जूनागढ़ है, मणिपुर है, इन तीनों रियासतों का वर्णन करना है, ठीक है। या आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि हैदराबाद रियासत का, देखो सबसे मेन ये दो है, सबसे मेन हैदराबाद और मणिपुर, और इनमें भी सबसे मेन कौन सी है, हैदराबाद, कि हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार से हुआ। देखो, जब मैंने पढ़ाया था उस समय बताया था भैया हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी, और हैदराबाद का जो राजा होता था उसको बोलते थे निजाम, जो दुनिया का एक प्रकार से देखे तो सबसे पैसे वाला आदमी था, दौलतमंद व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, और जाति से था वो भैया मुसलमान। जबकि वहां की अधिकांश जनता जो थी वो कौन सी थी, हिंदू थी। अब निजाम जो था वो चाहता था कि मेरा राज्य क्या रहे, स्वतंत्र रहे, जबकि वहां की जनता जो थी वो ये चाहती थी कि हम किस में शामिल हो, भारतीय संघ में शामिल हो। क्यों? क्योंकि निजाम जो है वो एक क्रूर अत्याचारी शासक था, जनता का शोषण करता था। तो वहां की जनता जो थी, हैदराबाद की जनता, तेलंगाना के किसान वगैरह है, उन्होंने निजाम के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। तब निजाम जो था निजाम ने आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे भेजे थे। उन गुंडों को क्या नाम दिया गया था, रजाकार, ठीक है, जो इनको अपने सांप्रदायिक अत्याचारी बोलते हैं। मतलब इन लोगों ने क्या किया, रजाकारों ने मुसलमानों को छोड़कर जितनी भी गैर मुसलमान जातियां थी ना, उनको निशाना बनाया, उनके साथ मारपीट की, उनका शोषण किया, महिलाओं के साथ में गलत हरकतें वगैरह की। तब भारत सरकार जो थी भैया, उस भारत सरकार ने सितंबर 1948 में हैदराबाद के निजाम के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और हैदराबाद के निजाम ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। इस प्रकार से 1948 में भैया हैदराबाद रियासत जो है वो भारतीय संघ में क्या हो गई, शामिल हो गई। इस प्रकार से, इसी प्रकार से अपने मणिपुर तो कोई विशेष नहीं है। मणिपुर का राजा बोधचंद्र सिंह था, और यहाँ पे सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनाव करवा के फिर इसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। तो यहाँ पर देखो, या तो आपको पूरा पूछ लेंगे या इनका अलग अलग पूछ लेंगे। कैसे पूछ लो, क्वेश्चन तो एक ही है, समझ रहे आप। अपने को तो ये दोनों याद कर लो, चाहे अगला ऐसे पूछ ले चाहे ऐसे पूछ ले, बस क्लियर है। चौथा क्वेश्चन है भैया, भारत विभाजन के प्रमुख परिणामों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। देखो, भारत का विभाजन हुआ था। देखो, कई बच्चों को पूछते हैं कि विभाजन किसका हुआ था, भारत का हुआ था। कौन से देश बने थे, एक तो भारत बना था, एक पाकिस्तान बना था। भैया भारत विभाजन की बजाय अगर अपने ब्रिटिश भारत बोले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ब्रिटिश भारत के दो टुकड़े हुए थे, एक तो बना था स्वतंत्र भारत, एक बना था स्वतंत्र पाकिस्तान, ठीक है। देखो, भारत विभाजन के परिणामों की बात करें तो भैया सबसे पहला जो परिणाम आया था वो आया था आबादी का स्थानांतरण। आबादी का स्थानांतरण कैसे, जैसे मान लो ये तो हिंदुस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। अब जो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान से जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो इधर गए, इधर से पाकिस्तान से जो लोग कहाँ आना चाहते थे, वो भारत में आना चाहते थे, हिंदुस्तान में आना चाहते थे, वो इधर आए। तो इस प्रकार से पहला परिणाम तो क्या निकला कि बंटवारे के साथ ही आबादी का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। दूसरा परिणाम या लोगों को घर बार छोड़ने की मजबूरी। देखो, इस विभाजन के कारण क्या हुआ था, लगभग 80 लाख लोगों ने अपने घर बार छोड़े थे, और सबसे ज्यादा
नुकसान हुआ था अल्पसंख्यकों के साथ में, क्योंकि हिंदू तो थे वो तो हिंदुस्तान में आ गए, कुछ पाकिस्तान में भी रह गए, कुछ मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, इनके सामने समस्या आ गई, क्योंकि अल्पसंख्यक थे, ये कहाँ जाए। तो इन्होंने लगभग 80 लाख लोगों ने भैया अपने घर बार छोड़े थे, अपना धंधा छोड़ा था, अपना बिजनेस छोड़ा था। क्यों? क्योंकि उनके सामने ये समस्या आ गई थी कि अब हम कहाँ रहे। कई तो ऐसे थे जिनको शरणार्थी रहकर अपना जीवन यापन करना पड़ा था। ठीक है, तीसरी समस्या की बात करें भैया, तीसरी समस्या जो सबसे एक प्रकार से कहे कि अमानवीय परिणाम था, और वो था महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार, महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार। देखो, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप भैया सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा किसी के साथ में गलत हुआ तो वो हुआ था महिलाओं के साथ में। क्यों? क्योंकि महिलाओं को एक प्रकार से उस समय मजबूरी में शादी करनी पड़ी, अपनी इज्जत को बचाने के लिए आत्महत्या करनी पड़ी, जबरदस्ती उनका विवाह किया गया, जबरदस्ती उनको दूसरा धर्म अपनाना पड़ा, यहाँ तक कि महिलाओं को खरीदा और बेचा तक गया, उनके साथ में अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। इसके अलावा यह अपने जो भौतिक संपत्ति थी, मतलब विभाजन से पहले जितनी भी अपने देश में संपत्ति थी ब्रिटिश भारत में, उस संपत्ति का भी क्या हुआ, बंटवारा हुआ। बड़ी से बड़ी मशीन से लेकर छोटी से छोटी एक टेबल कुर्सी तक का क्या किया गया, बंटवारा किया गया। 2 टेबल है तो एक पाकिस्तान की, एक भारत की, 2 कलम है तो एक पाकिस्तान का, एक भारत का। इस प्रकार से क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हिंसक अलगाव हुआ था। हिंसक अलगाव का मतलब हिंसा के साथ में अलगाव, मतलब हिंसा के साथ में अलग अलग होना। देखो, भारत एक ऐसा देश था भैया जिसमें विभाजन के समय सबसे बड़ी हिंसा हुई थी। विभाजन बहुत सारे देशों में हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई थी वो अपने यही भारत में हुई थी। इस हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए। तो ये कुछ अपने भारत विभाजन के क्या थे, परिणाम थे। अंतिम क्वेश्चन है भैया, राज्य पुनर्गठन आयोग कब और क्यों बना, इसकी प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। देखो भैया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में। किसके द्वारा बनाया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा। क्यों बनाया गया था, राज्य की सीमाओं का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने के लिए। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या है, देखो भैया, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसने खोजबीन करके, जांच पड़ताल करके यह फैसला दिया कि राज्य की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं का निर्धारण जो है उस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उस भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। समझ रहे हो, जैसे मान लो किसी क्षेत्र में 2-3 तरह की भाषाएं बोली जा रही है तो वहां पर उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दो। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है उस राज्य का सीमांकन, उसका बॉर्डर का एरिया वहां तक अपने क्लियर कर दो। और इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो है वो 1956 में पारित हो गया। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसने अपनी सिफारिशों में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बताए थे। क्लियर है, तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन है भैया जो आपके इस चैप्टर में बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।